हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो सब लोग। तो उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं प्रयास जी 2.0 में। और हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला सेशन आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है ना, और आज ही मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि किसी और दिन मिल रहा है। एक्चुअली आज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये होना लाइव ही था क्लास, बट और मुझे अपना शेड्यूल थोड़ा चेंज करना था। राइट, मेरी क्लास मुझे लास्ट में लेनी थी, होती अपनी पहली क्लास है, तो वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ, टाइमली कम्युनिकेट नहीं हो पाया, और इस वजह से फिर वो रीशेड्यूल नहीं हो पाई चीज़ें, है ना। और इसी वजह से ये वाली क्लास आपको मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। ऑल राइट, तो बहुत ज़्यादा इस वाले सेशन में देखते हैं कितना क्या हम लोग कवर कर पाते हैं। लेकिन आज जो हमारा मेन एजेंडा है वो बैक बॉन्डिंग को खत्म करना है, और फिर उसके बाद ब्रिज बॉन्डिंग खत्म करना है ना। ये दो चीज तो हमें करनी है। अगर उसके बाद हमारे पास टाइम रहता है तो मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी के बारे में भी बता दूंगा, है ना। लेकिन ये दो चीज तो हम लोग आज करेंगे। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे होमवर्क डिस्कशन। यस, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क में दिए थे, और वही क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले फटाफट से उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। देखो क्या कहता है, एक डाइपोल मोमेंट दे रखा आपको। यस, म्यू का वैल्यू, और ये म्यू कौन सा है जनाब, म्यू ऑब्जर्व्ड है। कितना दे रखा है जी, ये दे रखा है 2.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। कहता है इंट्रायोनिक डिस्टेंस 1.8 एक्सट्रॉम है, बोले तो 1.8 इंटू 10⁻10 मीटर है। यस, ये वाली दे रखी है। अब इसके बाद हमें Q का वैल्यू कितना लेना है, आयोनिक मानते हुए कैलकुलेशन करते थे ना, तो Q लेना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हमने म्यू कैलकुलेटेड निकाल लिया, निकालो जरे फटाफट से। Q इंटू डी हो जाएगा 1.6 इंटू 1.8 इंटू 10⁻29 कूलम इंटू मीटर। यस, दिस इज योर म्यू ऑब्जर्व्ड, दिस इज योर म्यू कैलकुलेटेड। और क्या करना है आप लोगों ने, सर करना वरना तो कुछ अब ज्यादा है नहीं। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100%। ठीक है ना, तो ये काम आपको करना है बस, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है। ठीक है दादा। अच्छा, अब इसके बाद मान लो आपसे एक और क्वेश्चन भी दिया था, है ना। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको बताना था HF, HCl, HBr, HI। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चंस में डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए किस चीज को ज्यादा कंसीडर किया जाता है। देखो, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता था म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। जनरली डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए जो ज्यादा काम में लिया जाता है वो है चार्ज। इन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जितना ज्यादा होगा, Q का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, Q का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, आपका डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। हालांकि डाइपोल मोमेंट दोनों चीजों पे डिपेंड करता है Q एंड D, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, Q। ठीक है ना। ये मैक्सिमम केसेस में Q से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें Q से नहीं होगा, वो कौन सा केस है वो भी मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, लेकिन दोनों चीज बता दी, मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन आपका Q से सॉल्व हो जाएगा। अब Q की वैल्यू कब ज्यादा होगी खुद बताओ। सर Q का वैल्यू तब ज्यादा होगा जब इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा। यस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, उस पे पार्शियल नेगेटिव ज्यादा, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा। 100 बातों की एक बात, इतनी सी है, बताओ है कि नहीं। अब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सर फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव सबसे मैक्सिमम होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव सबसे मैक्सिमम होगा, है ना। कह सकता हूं मैं ऐसा, तो इसी वजह से HF का डाइपोल मोमेंट इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। ऑल राइट, आइए फिर इसी में जो आपको दूसरा क्वेश्चन दिया था, F CH3Cl CH3Br और CH3I, ये वाला क्वेश्चन कार्बन आयोडीन बॉन्ड, इसमें पोलर बॉन्ड है। ठीक है, अगर इसमें आप Q के अकॉर्डिंग उत्तर दो, अगर आप चार्ज के अकॉर्डिंग उत्तर दो, तो आप बोलोगे साहब ये वाला जो है डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू Q। यस,
क्यू के अकॉर्डिंग ये वाला डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है सबसे, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उस पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अब अगर आप डी को कंसिडर करो, डी क्या है? साइज। बेटा अगर आप साइज को कंसिडर करते हो तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो आपका क्यू बढ़ना चाहिए, आपका म्यू बढ़ना चाहिए, है ना। तो यहां पर क्यू और डी दोनों से उल्टा ऑपोजिट ऑर्डर मिल रहा है ना, हर केस में ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन यहां ये वो वाला केस है जिसमें दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है। क्या देखा जाता है? दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है ना। और कंबाइंड इफेक्ट ये कहता है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये कहता है कि CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे मैक्सिमम, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर उसके बाद आयोडीन। ये ऑर्डर मिलेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये चीज आप लोग पढ़ने वाले हो कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वापस कहां पढ़ोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उस चैप्टर में ये वाला ऑर्डर दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑलराइट, डन, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? बताइए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क था जो आप लोगों को करना था। एक और क्वेश्चन ये दे रखा था, ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। NH3 का ज्यादा होता है NF3 से, क्यों? In NH3 the atomic dipole and bond dipole moment are in the same direction, whereas in NF3 these are in opposite direction, है ना। दोनों ऑपोजिट होते थे, एक में सेम होते थे। क्लास में किया ही था। अच्छा ये वाला तो करवा ही दिया था ना 1.5D, ये तो क्लास में कर ही लिया था। यस 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 यस। और फिर उसके बाद बारी आती है किसकी? बैक बॉन्डिंग की, ठीक है ना। तो बैक बॉन्डिंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यस, बैक बॉन्डिंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्या था बैक बॉन्डिंग और क्या थी उसकी रिक्वायरमेंट? मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता है, नहीं क्या? रिक्वायरमेंट ये थी कि सर एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, और जो दूसरा एटम है उसके पास लोन पेयर होना जरूरी है। पहली रिक्वायरमेंट ये, और दूसरा रिक्वायरमेंट था कि साहब साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। दो एटम जो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन दो में से कोई एक एटम सेकंड पीरियड का होना जरूरी है, तब जाके बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है। यस, फिर हमने ये भी लिखा था कि बैक बॉन्डिंग की वजह से एटम्स के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ जाता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। ये चीज भी हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। यहां तक चलिए, तो जो क्वेश्चंस थे होमवर्क में, है ना, ये डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी ली थी कि एक वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है एक फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, एंड दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। कुछ एग्जांपल्स थे वो हम लोग देख लेते हैं। आइए BeH2 की बात करते हैं। सर बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, तो सर इस वाले केस में बैक बॉन्डिंग कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। बताओ। यस, आओ बेरिलियम के पास, सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, कौन सा? 2p, और सर इसके पड़ोसी के पास भी लोन पेयर रखा है। सर यहां तो सर बढ़िया बैक बॉन्डिंग होने वाली है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। H3BO3 हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था, है ना। H3BO3 हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था। ये होता है सर, बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पड़ोसी एटम के पास एक लोन पेयर है, तो सर यहां पर बैक बॉन्डिंग होने से कोई भी नहीं रोक सकता। डन, ये तो बहुत आसान था। फिर उसके बाद ये वाला कंपाउंड, इसका नाम क्या बेटा? दिस इज योर ट्राइमिथाइल अमाइन। क्या बोला जाता है दादा? ट्राइमिथाइल अमाइन। ये कैसा है? यहां पर नाइट्रोजन है, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा। देखिए कार्बन के पास कहीं वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है सर। जब कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, दूसरे एटम के पास लोन पेयर तो है, लेकिन करेगा क्या? है ना, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है दादा। और ये वाला कंपाउंड, इसको बोला जाता है ट्राइसिलाइल अमाइन। क्या बोला जाता है? ट्राइसिलाइल अमाइन। क्लियर क्लियर क्लियर, ट्राइसिलाइल अमाइन। ठीक है क्या? और इसमें देख लेते हैं बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है। सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है भाई। क्या सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? अरे भैया सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल इसका पूरा खाली पड़ा है सर, मजे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर। सर यहां पर बहुत जबरदस्त बैक बॉन्डिंग होगी, कोई टेंशन नहीं है सर, दिल खुल के बैक बॉन्डिंग करवाइए, होगी, है ना, कोई परेशानी आपको नहीं हो सकती, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं यार। तो लिखा है CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना, और इसी में ऐसा लिख दे
SI एंड डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है सर। सर नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां पर इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल है, यस यस बोल दो। इसके पास वैकेंट D है, इसके पास लोन पेयर है। और सर ये वाला तो सेकंड पीरियड का है ना, तो 2p4d कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर सर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसका 3d खाली है, उसका 2p खाली है ना, 2p के में लोन पेयर है। तो सर यहां बैक बॉन्डिंग में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो ऐसे भाई बथेरे एग्जांपल्स हो सकते हैं, यस। तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है इन सारी चीजों को, ठीक है जी। चलिए फिर आगे चलते हैं। बैक बॉन्डिंग के इफेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। बैक बॉन्डिंग के इफेक्ट्स की बात कर रहे थे बेटा। फर्स्ट इफेक्ट मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि इसकी वजह से एटम्स के बीच जो बॉन्ड होती है वो मजबूत होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। और एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि BF3 में जो बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड है ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। और अगर बॉन्ड मजबूत हो रहा है इसका मतलब बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है। हाँ ना बोलते रहो भाई, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग सेकंड इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और ये कहता है कि इट डिक्रीजेस द लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एक्सेप्टर एटम। ये क्या करता है? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए, हालांकि मैं बता चुका हूं लुईस एसिड क्या होता है। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की होती है, यस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। आइए मैं एग्जांपल दूंगा किस किस का, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, इसका एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। यहां पर जो बैक बॉन्डिंग थी वो थी 2p पाई 2p पाई। यहां पर ओवरलैपिंग यही हो रही है, यहां पर हो रही है 2p पाई 3p पाई, यस। यहां पर हो रही है 2p पाई 4p पाई, है ना। और यहां पर हो रही है 2p पाई 5p पाई। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा है? जल्दी से बताइए, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा है? सबसे शानदार बैक बॉन्डिंग कहां हो रही है? आप लोग बोलोगे सर जहां ऑर्बिटल्स की साइज लगभग सेम होगी, यस। जहां याद है ओवरलैपिंग की हम लोगों ने बात करी थी, जहां पर N1 प्लस N2 का वैल्यू सबसे मिनिमम होगा वहां पर ओवरलैपिंग सबसे शानदार होगी, और यहां पर N1 प्लस N2 की वैल्यू सबसे मिनिमम है, तो सबसे जबरदस्त बैक बॉन्डिंग इसमें, यस। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ये है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर बैक बॉन्डिंग इसमें सबसे जबरदस्त है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास लोन पेयर है, और यह फ्लोरीन बड़े आराम से इस लोन पेयर के साथ ओवरलैप कर रहा है। कह सकता हूं मैं इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ये वाला ऑर्बिटल बहुत शानदार ओवरलैपिंग कर रहा है। इसकी वजह से मुझे एक बात बताइए, बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ा? आप लोग बोलोगे सर इस ओवरलैपिंग की वजह से बोरोन को तो इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा है ना एक तरह से। ऐसे कह सकता हूं ना, बोरोन को एक तरह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम हो रही है। सर बोरोन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो थी, लेकिन ये फ्लोरीन इस जरूरत को पूरी कर रहा है। इसका मतलब इस बोरोन की किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। कह सकता हूं मैं ऐसा, बोरोन की किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है? फ्लोरीन से मिल रहा है। अगर ये फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देता तब बोरोन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी दूसरे से ज्यादा होती। ये बिल्कुल वैसा ही है। लेट से यार आप लोग 4-5 भाई बहन हो, लेट से, है ना, और किसी एक को पैसे की जरूरत पड़ी, तो यार सबसे पहले इंसान यही कोशिश करेगा ना कि उसको यार घर में ही कोई पैसा वैसा दे दे, है ना। तो घर वालों ने अगर उसको पैसे दे दिए तो उसकी बाहर से पैसे लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना। और वही सेम चीज यहां पर है, बोरोन फ्लोरीन के बीच यहां बहुत जबरदस्त बैक बॉन्डिंग है। फ्लोरीन इसको बहुत शानदार तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है इसका मतलब इसकी किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी काफी कम हो गई है। बात समझ में आ गई? तो अगर ये किसी और से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा इसका मतलब इसकी गेन करने की टेंडेंसी कम है, तो ये लुईस एसिड अच्छा नहीं है। वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करूं बोरोन और आयोडीन बॉन्ड की, तो सर यहां बैक बॉन्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है सर। यहां दोनों की जो साइज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर, और अगर साइज में डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर बैक बॉन्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो क्या होगा? तो होगा कुछ ऐसा कि ये बोरोन कहीं और मुंह मारेगा बाहर जाके, है ना, किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, और इसी वजह से इसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी।
मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं जहां बैक बॉन्डिंग ज्यादा है उसकी लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। क्या मेरी बात ये समझ में आई क्या आपको? बेटा यस नो बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है? यस 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 यस, क्या ये चीज क्लियर है? डन डन डन, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इज, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ सर डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है ना? ये बिल्कुल सही बात है। देख लेते हैं चलो, है ना? तो अगर आपसे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे, है ना, इसी में अगर आपसे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ ले तो आप लोग बोलोगे सर जस्ट ऑपोजिट, BF3 का सबसे कम, है ना, BCl3 उससे ज्यादा, BBr3 उससे ज्यादा, और फिर उसके बाद BI3 सबसे ज्यादा हो जाएगा। बताइए, डन? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था सेकंड इफेक्ट, किस पे? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिक्रीज कर जाएगी। चलिए सर आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। और ये कहता है कि इट डिक्रीजेस द लुईस बेसिक कैरेक्टर ऑफ द डोनर एटम। ये क्या करेगा? लुईस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डोनर एटम को भी कम कर देता है। और अब तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को कि लुईस बेस क्या होता है। लुईस बेस होता है सर ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। यस, जो क्या करने चाहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है। डन? अच्छा, इसका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने दे देता हूं। वही जो भी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिखा था, ट्राइमिथाइलमाइन, है ना, और ट्राइसिलाइलमाइन। दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं कोई अगर इनसे लेना चाहे तो। लेकिन यहां पर ये वाला जो लोन पेयर है बेटा, ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब इसी के पास पड़ा है। यहां पर सर किसी तरह का कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। यहां ये वाला जो लोन पेयर है सर, इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इसने क्या कर रखा है? ओवरलैप कर रखा है सर। ये सर ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर है, लेकिन है नहीं एक तरह से। ये क्या है जी? सर ये डीलोकलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? बैक बॉन्डिंग है। अब मुझे एक बात बता दो आप, इन दोनों केसेस में से कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन के लिए अवेलेबल है? कौन सा लोन पेयर ऐसा है जो डोनेशन के लिए अवेलेबल है? आप लोग खुद ही बता दो। यस, आप लोग खुद ही बता दो कहां पर लोन पेयर जो है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल है। आप बोलोगे सर ये तो लोन पेयर फ्री है ही नहीं, ये वाला लोन पेयर तो इसके साथ बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रखा है, तो सर ये वाला लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, मैं आपसे पूछ लूं कि लुईस बेसिक कैरेक्टर, लुईस बेस कौन अच्छा है? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? तो आप लोग बोलोगे सर कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है, जो आपका ट्राइल मिथाइलमाइन है, क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है और वो अच्छा लुईस बेस है ना? तो यहां पर भी क्या हुआ? यहां पर भी आप ऐसे कह सकते हो कि लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो है, यहां पर भी जो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। अरे बोलिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो? रखना पड़ेगा भाई, बहुत आसान चीज है ये तो। डन? अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ाने से पहले, नेक्स्ट चीज पढ़ाने से पहले मैं आपको हल्का सा एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान में रखें, है ना? एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान में रखें। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा था, NSiH3 SiH3 SiH3, ठीक है ना? ये वाला मैंने एग्जांपल लिखा था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्वेश्चन आपसे ये, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन? देखो सारे लोग क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे सर इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 है तो ये कैसा होना चाहिए? पिरामिडल होना चाहिए, है ना? सारे लोग यही बोलेंगे, है ना? मैक्सिमम लोग आप में से यही बोलेंगे।
लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप ऐसा बोल रहे हो इसका मतलब आप गलत हो। ऐसा है नहीं एक्चुअली। ओ भाई, जैसे ही सुनोगे ना ऐसा नहीं है, तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा था। आइए इसका रीजन बताता हूं, आइए इसका रीजन बताते हैं। ये वाला जो आपने एग्जाम्पल लिखा है जनाब, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो सही, लेकिन वो डीलोकलाइज्ड है। कैसा है? डीलोकलाइज्ड है, मतलब वो तो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यस, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो वहां पर लोन पेयर जो होता है वो डीलोकलाइज नहीं होता, लोकलाइज्ड होता है। जब आप लोग इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन करते हो, जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, तो वहां पर जो लोन पेयर लिया जाता है वो वाला लोन पेयर होता है जो लोकलाइज्ड होता है। ये लोन पेयर तो है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, ये तो घूम रहा है कभी इसके पास, कभी यहां, कभी यहां, 3 जगह पर डीलोकलाइज्ड है। तो इस वजह से ये वाला जो लोन पेयर होगा ये कभी भी हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखें हमेशा। अगर इसको आप लोग हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हो तो आप लोग बोलोगे सर 3 बॉन्ड पेयर है इसके पास, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी बार पूछा जा चुका है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, डन। तो नोट में आप लोग इस पॉइंट को लिखोगे, नोट में आप लोग इस पॉइंट को लिखोगे। क्या कहता है ये पॉइंट? ये कहता है कि इफ ए लोन पेयर इज इन्वॉल्व, अगर आपका लोन पेयर इन्वॉल्व है इन रेजोनेंस, अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो या फिर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, तो इट इज not included in the calculations of hybridization। उसको हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है भैया, नहीं करना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आई क्या बात? तो जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, यहां पर ट्राई मिथाइल अमाइन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आप लोग बोलोगे सर यहां बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, नाइट्रोजन के पास 3 लोन पेयर, नहीं जी, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। बिकॉज ये वाला जो लोन पेयर है आज डीलोकलाइज नहीं है, ये कैसा है? एक जगह पर टिका हुआ है, लोकलाइज्ड है। ठीक है ना? और यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है तो ये हो जाएगा पिरामिडल। कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। यस, क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जैसे और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये लिखा है, हाँ अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां लिख दिया SiH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बताइए सबसे पहले तो बैक बॉन्डिंग कहां पॉसिबल है? आप लोग बोलोगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन सर 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 इसके पास तो कुछ है ही नहीं, नो है ना, इसके पास कुछ नहीं है सर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं है। बैक बॉन्डिंग नहीं है तो जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है बेटा उसका देखो, उसके पास 1 लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है? 1 और 2 है ना, 2 बॉन्ड पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहां पर देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है? बैक बॉन्डिंग कर रहा है, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। यस, रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में आप लोग बोलोगे सिर्फ और सिर्फ इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है मतलब sp है, और sp है मतलब इसका ज्योमेट्री कैसा है? लीनियर है। यहां एक लोन पेयर की वजह से ये कैसा हो गया है? बेंट हो गया है। कैसा हो गया है? बेंट कह दो, एंगुलर कह दो, वी शेप कह दो, आपकी श्रद्धा है, जो भी कह दो, है ना, आपकी मर्जी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है। यस 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 यस, बताइए बताइए बताइए, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस बोलना पड़ेगा, दादा बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला एक कॉन्सेप्ट है,
छोटा सा जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आइए, अब हम लोग बात ये करते हैं कि इस बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट आता है, क्या बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट आएगा, वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यहां पर तो आया है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए था, sp2 हो गया। यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए था, sp हो गया। सर यहां तो इफेक्ट किस पे आया है, हाइब्रिडाइजेशन पे आया है, और हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट आया तो बॉन्ड एंगल पे भी इफेक्ट आएगा। एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो, बॉन्ड एंगल चेंज हो। कुछ केसेस में ऐसा होगा, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होगा। वो कौन कौन से केसेस हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो एक पॉइंट लिखा है यहां पर कि बॉन्ड एंगल जो होगा ईदर इंक्रीजेस और रिमेन्स द सेम बट नेवर डिक्रीजेस। बैक बॉन्डिंग की वजह से या तो एंगल जो है वो सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर इंक्रीज करेगा। कभी भी बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं करता। अब बात ये आती है कि कब सेम रहता है, कब इंक्रीज करता है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं BF3 का। सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन है, और टर्मिनल एटम कौन है, फ्लोरीन है। यस ऐसा ही है, दिस इज योर सेंट्रल एटम है ना, और ये जो फ्लोरीन है ये है हमारा टर्मिनल एटम। यस तो अब एक चीज नोटिस करो, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास एक लोन पेयर रखा है, तो ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग हो रही है। इनकी क्या हो रही है बेटा, ओवरलैपिंग हो रही है। डन। हमेशा ध्यान देना जब आप ओवरलैपिंग में बैक बॉन्डिंग कहते हो ना, जैसे मान लो इसका 2p है, इसका 2p है, तो जो देता है उसका नाम पहले लिखा जाता है ना, देने वाला ऊपर वाला है ना, वो तो पहले ही आएगा। यस जो देता है, जैसे मान लो ये 3p दे रहा है ना, 3p पाई 2p पाई, 3d पाई 2p पाई है ना, या फिर 2p पाई, जो देता है उसको पहले लिखना है। अब ऐसा बाई कन्वेंशन बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ अब यहां पर अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं बैक बॉन्डिंग की, यहां पर अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं बैक बॉन्डिंग की, यस अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं बैक बॉन्डिंग की, आप लोग सिंपल सी बात बोलोगे, आप बोलोगे सर यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है फ्रॉम टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम, ऐसा ही है ना। टर्मिनल एटम से सेंट्रल एटम की तरफ डायरेक्शन क्या है, टर्मिनल एटम दे रहा है सेंट्रल एटम को। अगर ऐसा है तो हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड, हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल भी सेम रहेगा, बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम। मेरी बात समझ में आई। हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, कब, जब डायरेक्शन जो है वो कहां से कहां की तरफ हो, फ्रॉम टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम, ठीक है। अच्छा अगर इसका जस्ट ऑपोजिट है फिर क्या होगा सर, आइए ऑपोजिट वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है। ऑपोजिट वाला एग्जांपल अभी मैंने आपको लिखवाया था SiH3 होल थ्राइस N वाला। देखो यहां पर नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर है SiH3 ऐसे लिख दिया मैंने SiH3, ठीक है ना सर। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास लोन पेयर है, ऐसे है ना। हम लोग बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो सर जो नाइट्रोजन, यहां पर अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं ना बैक बॉन्डिंग की, यहां पर अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं ना बैक बॉन्डिंग की, तो सर यहां बैक बॉन्डिंग कहां से कहां की तरफ है, सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम, सेंट्रल एटम से टर्मिनल एटम की तरफ है, सेंट्रल एटम दे रहा है SI को। तो जब भी ऐसा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल्स जो होने थे ये थे वो नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं दादा, चेंज हो जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, यस 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 बोलो, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या। हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया और बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया। वही वाला एग्जांपल दिया था ना SiH3 वाला भी, है ना, उसमें भी तो सेम ऐसा ही था।
यहां पर भी डायरेक्शन कहां से कहां है, सेंट्रल एटम से टर्मिनल एटम की तरफ। इसी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया था और इसकी ज्योमेट्री कैसी आ गई थी, लीनियर। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज फॉलो होती है, कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है ना हो, लेकिन उन केसेस की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, आपको डायरेक्शन देख लेनी है बैक बॉन्डिंग की, और अगर इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप लोग फाइंड कर पाओगे कहां पर बॉन्ड एंगल चेंज होगा और कहां पर बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, यह आपको डायरेक्शन से अपने आप ही पता लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यस, पक्का? तो भाई ये वाली थी आपकी बैक बॉन्डिंग जो हम लोगों ने कर दी है खत्म। आप चाहो तो देख लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। BF3 में बैक बॉन्डिंग, BF3 में कहता है डज नॉट अफेक्ट लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे भाई लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड एंगल, प्लेनैरिटी और ज्योमेट्री, यहां पर ये वाला है ना, बॉन्ड एंगल सेम रहता है। यस यस यस, बॉन्ड एंगल सेम रहता है ना बेटा, 120 डिग्री रहता है। प्लेनर का प्लेनर रहता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है, और ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल प्लेनर रह जाती है। तो यहां BF3 में कोई फर्क नहीं पड़ता था, अभी हम लोगों ने बात करी थी डायरेक्शन ऑफ उससे। आइए अगला क्वेश्चन है बेटा, आपकी स्क्रीन पर है, एक बार के लिए देखो जरा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना? कौन से साल में पूछा है? जेई। अरे 3 जी ई नहीं होते भाई, 2 ही होते। अरे करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर कह रहा पिरामिडल नहीं, ये प्लेनर होगा, बिल्कुल होगा। मोर बेसिक देन, नहीं लेस बेसिक होगा। प्लेनर है एंड लेस बेसिक है ना, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन कर लिया था। यस, तो इसी के साथ हमारा जो बैक बॉन्डिंग है ये वाला पोर्शन हो गया है खत्म। जितना हमें रिक्वायर्ड था अभी, है ना, उससे हमने ठीक ठाक क्वेश्चन और ज्यादा कर लिए, है ना। तो इसमें आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत अभी मेरे हिसाब से नहीं है। बैक बॉन्डिंग आपको समझ में आ गया है, और जहां जहां आप इसकी एप्लीकेशन पढ़ोगे, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर इसकी एप्लीकेशन आएगी। इसके बाद जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट से आप अलग अलग चीजें पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलने वाली है। ऑलराइट, अभी के लिए आपको बैक बॉन्डिंग में इतनी ही चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। डन, ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद एक और स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्पेशल टाइप में जब कहता हूं, इसका मतलब यहां पर नॉर्मल जो बॉन्डिंग वाले रूल्स हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता था, क्या होता था, वो वाले रूल्स यहां फॉलो नहीं होते हैं। कुछ अलग चीजें फॉलो होती हैं, कुछ अलग कहानी होती है। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग एक हमने बात कर ली, एक और स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग में बारी आती है किसकी? ब्रिज बॉन्ड की। क्या होता है ब्रिज बॉन्ड? आइए देखते हैं, है ना। ब्रिज, इसका नाम ही चीख चीख के कह रहा, ब्रिज मतलब जोड़ना। ब्रिज का काम क्या होता है? जोड़ना होता है। तो ब्रिज बॉन्ड का मतलब एक ऐसा बॉन्ड होगा जो दो एटम्स को जोड़ेगा थ्रू तीसरा एटम। भाई होता है ना बिचौलिया, दो लोग होते हैं, है ना, दो लोग होते हैं, होता है ना, शादी ब्याह होती है ना, शादी ब्याह में दोनों को जरूरत है, शादी करनी है, किसके पास जाते हैं? तीसरे एजेंट के पास जाते हैं, बिचौलिया जिसको आप लोग कहते हैं। वो क्या करता है? एक बढ़िया सी कुंडली निकाल के देखता, बोले आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपके लिए अच्छा ऑप्शन क्या क्या है ना। आजकल रिक्वायरमेंट्स ये चाहिए, अच्छा कल रंग ऐसा होना चाहिए ना, आजकल भाई डिमांडिंग होती है जनता इतनी भयंकर, मैंने देखा है ऐसे रिक्वायरमेंट देती है ना, 15-20 रिक्वायरमेंट। तो जो पहली रिक्वायरमेंट दी जाती है ना, और खास तौर पे लड़कियों में रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना, वो जब पहली रिक्वायरमेंट देती है ना कि उनको लड़के में क्या क्या चाहिए, 25-30 रिक्वायरमेंट लिख के दे देगी। और जब बिचौलिए के पास जाती है, बिचौलिया बोलता है इस रिक्वायरमेंट, इस क्वालिफिकेशन का, इन सारी चीजों का रिक्वायरमेंट पूरा करने वाला बंदा हमारे पास नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियली वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो थ्योरेटिकली एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो फिर क्या होता है? फिर वो बोलता है कि अब क्या करें, तो क्या इनमें से कुछ रिक्वायरमेंट काटो, तो इसमें से कुछ और वो रिक्वायरमेंट्स काटती है, ये इसको काटा मार दो इसके ऊपर। फिर उसके बाद फिर भी कुछ रिक्वायरमेंट बच जाती है, फिर वो बिचौले के पास जाती है, वो कहता है भैया नहीं, ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते 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 लास्ट में वही 2-4 लास्ट में चीजें बचती है। ये पढ़ाई होना चाहिए, थोड़ा कलर दिखने में ऐसा होना चाहिए, सर पे बाल होने चाहिए, है ना, और ऐसे करके 4-5 रिक्वायरमेंट, नौकरी वोकरी, है ना। तो वही चीज यहां पर भी है। यहां पर भी दो लोग हैं जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट मिलने में शर्म आ रही है, तो क्या कर रहे हैं? तीसरे एटम के थ्रू मिलते हैं ना। तो जहां पर भी दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़े किसी तीसरे एटम के थ्रू, इस तरह के बॉन्ड को बोला जाता है ब्रिज बॉन्ड।
क्या कहा जाता है? ब्रिज बॉन्ड, ठीक है ना। अच्छा देखो, देखा आपके सामने लिखा भी है ये वाला, लिखता है ब्रिज बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच कनेक्ट्स टू एटम्स। क्या करता है वो? दो एटम को जोड़ता है थ्रू ए थर्ड एटम, तीसरे एटम के थ्रू, विच इज नोन एज ब्रिजिंग एटम। जो जोड़ रहा है दो एटम को उसको क्या बोला जाता है? ब्रिजिंग एटम बोला जाता है। बहुत बढ़िया। लिखता है ब्रिज बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड, जनरली लिखा है मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें ना हो, है ना। जनरली फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, है ना। जनरली ऐसा होगा कि ब्रिज बॉन्ड आपको ऐसे सब्सटेंसेस बनाएंगे जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इस बॉन्ड के थ्रू उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होती है ना। ऐसे सब्सटेंसेस ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए फिर देखते हैं ऐसा एक बहुत शानदार सा एग्जांपल, बहुत ही आसान सा एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं आपको, वो है B2H6। B2H6 को दुनिया, है ना, अगली वाली स्लाइड पे लिखते हैं, अगली वाली स्लाइड पे लिखते हैं। B2H6 को दुनिया डाइबोरेन के नाम से जानती है। किस नाम से? डाइबोरेन के नाम से। एक्चुअली होता क्या है, ये एक डाइमर होता है, दो BH3 को बोरेन बोला जाता है ना। BH3 को क्या बोला जाता है बेटा? बोरेन। तो दो BH3 आपस में मिलके B2H6 बना देते हैं, डाइमर। डाई का मतलब दो, मर मतलब यूनिट्स, है ना। दो यूनिट्स आपस में मिलके एक यूनिट, दो जिस्म एक जान बन जाते हैं, है ना, उसको डाइमर बोला जाता है। ऑलराइट, हाँ। तो अब ये बनता कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो BH3 की अगर मैं बात करूं ना, जहां तक BH3 की शक्ल मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है। BH3 दिखने में ऐसा ही होता है। ये जो आपका बोरोन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, हम सब लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो होता क्या है, देखो क्या होता है इसमें, नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं होती, कुछ और होता है। जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये BH3 का एक मॉलिक्यूल मैंने ऐसे रखा है, इसके पड़ोस में एक और BH3 भी प्रेजेंट है, ये रहा। और सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात यह है कि जो आपका बोरोन है इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अरे ये क्यों बना रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल है। इधर वाला जो बोरोन है इसके पास भी एक एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। मानते हो? होता क्या है सुनो, बहुत जबरदस्त चीज होने जा रही है। इधर सुनियो, इधर सुनो, देखो होता क्या है। ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड, यस, और ये जो बॉन्ड है और ये वाला जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, इनकी आपस में क्या हो जाती है? ओवरलैपिंग हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल। यहां पर भी ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है और जिस ऑर्बिटल में इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। तो ये वाला बोरोन इस बोरोन से जुड़ जाता है, किसके थ्रू? हाइड्रोजन के थ्रू। वैसे ही ये वाला बोरोन इस बोरोन से जुड़ जाता है, किसके थ्रू? हाइड्रोजन के थ्रू। अगर मैं इसको जोड़ दूं, देखो कैसा होता है ये। जोड़ने के बाद इसकी जो शक्ल होती है दिखने में वो कुछ ऐसी होती है। H, ये है H, ये रहा H, ये है B, और ये दूसरा B, ये वाला H, ये वाला H। देखो होता क्या है, ये जो बॉन्ड है ना जो इनके बीच बना है, वो दिखने में कुछ क्या ऐसा होता है, दिखने में कुछ ऐसा होता है। यहां पर है हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और इस ओवरलैपिंग की वजह से एक पूरा बॉन्ड बना है यहां से यहां के बीच। और ये जो बॉन्ड है इसकी शक्ल किसकी तरह है? बनाना की तरह है। इसलिए दुनिया इसको बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानती है। किस नाम से जानती है? बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानती है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानती है। बनाना क्यों बोला है? बिकॉज इसकी शक्ल बनाना जैसी होती है, इसी वजह से इसको बनाना बॉन्ड बोला गया। इसके अलावा इसका कोई और लॉजिक नहीं है बनाना बॉन्ड होने का, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों को गलतफहमी भी हो जाती है, और मैं कहता हूं कि भाई कुछ भी पालो, गलतफहमी मत पालो। गलतफहमी क्या हो जाती है, उनको ये गलतफहमी हो जाती है, उनको लगता है सर ये जो हाइड्रोजन है तो दो बॉन्ड बना रहा है सर, इधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है, हाइड्रोजन दो बॉन्ड कब से बनाने लग गया सर? क्या बकवास कर रहे हो आप, क्या बेवकूफ बना रहे हो आप हमें। नहीं बेटा, मैं फिर कह देता हूं, ये नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है यार, ये नॉर्मल वाली बॉन्ड नहीं है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है। तो ऐसे समझो कि जब बीच वाला जो एटम होता है वो दो बॉन्ड नहीं बना रहा है, ऐसे मान लो 0.5 आधा आधा, इसने आधे आधे
पैर फंसा रखे हैं दो नाव पे, है ना, ये दो नाव पे सवार है, ऐसे आप समझ सकते हो। डन। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या है, क्वेश्चंस क्या क्या हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है, सबसे पहली चीज ये है, देखो ये जो बॉन्ड बना था ना, ये जो बॉन्ड बना था उसमें क्या था, ये जो बॉन्ड बना था कुछ उसमें ऐसी ऐसी चीजें थी, क्या क्या चीजें थी, देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। बनाना बॉन्ड तो हमें समझ में आ गया, ब्रिज बॉन्ड हमें समझ में आ गया, ब्रिज बॉन्ड क्या है। यस, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को कि जब भी कोई बॉन्ड दो एटम्स के बीच बनेगा थ्रू ए थर्ड एटम, इस बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो काम की चीज है वो मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं। देखो बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्ड बना रखा है, एक इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्ड बना रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन से नहीं, यहां पर नहीं बना रखा था, ऊपर देखो इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इस वाले बोरोन को पकड़ो, एक बॉन्ड से यहां बॉन्ड बना रखा है, एक इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्ड बना रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्ड बना रखा है। हाइड्रोजन के पास आप लोग जानते ही हो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अब समझो, ये वाला जो बॉन्ड है यहां से लेके यहां तक, जिसको आपने ब्रिज बॉन्ड नाम दिया है, इस ब्रिज बॉन्ड में और यहां से लेके यहां तक ये वाला जो बॉन्ड है इसको मैंने ऐसे बना दिया था फिर। ठीक है, हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं इस ब्रिज बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से लेके यहां तक का तो ब्रिज बॉन्ड है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। सर इस बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपसे फिर पूछूंगा कि एक बात बता, इसमें कितने एटम्स का इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग बोलोगे सर 3 एटम, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन। इस बॉन्ड में 3 एटम है और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। एटम को अगर मैं सेंटर बोल दूं, एटम को अगर मैं सेंटर बोल दूं तो इस बॉन्ड को 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाएगा। 3C का मतलब 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मेरी बात समझ में आई? इसको क्या कहा जाता है बेटा? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से आप लोगों को, है ना? मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। दिस इज योर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये वाला भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये दोनों 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना? और देखो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। तो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, यहां पर भी ये वाले जो बॉन्ड्स है बेटा, इनको क्या कहा जाता है? दीज आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये कैसे हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि B2H6 की स्ट्रक्चर में कितने 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? आप लोग बोलोगे 2। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? आप लोग बोलोगे 4। मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है शायद? यस, मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है शायद। डन। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे इसमें यह पूछा जाएगा कि एक बात बता मुन्ना, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं sp2, कुछ लोग कहते हैं बिटवीन sp2 एंड sp3। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है ना? जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका मतलब ये कैसा है बेटा? नॉन प्लेनर है। ध्यान रखोगे क्या आप इस बात को? ये कैसा है दादा? नॉन प्लेनर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये कैसा है? नॉन प्लेनर ज्योमेट्री रखता है। ओके सर, इस बॉन्ड की स्ट्रक्चर पे थोड़ा और प्रकाश डालिए। चलो डाल देते हैं। जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था यहां पर, वो कौन सा ऑर्बिटल था? बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्योंकि बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है बोरोन का, एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, और इस बोरोन का भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो यहां पर जिन 3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है ना, वो कौन कौन से हैं? sp3 इसका, s इसका, sp3 उसका। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? sp3 s sp3। इस तरह से भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कई बार वो हमसे क्वेश्चन में इधर उधर की चीज पूछ भी लेता है, हम लोगों ने समझ लेनी है इस बात को। ठीक है ना? sp3 s sp3, sp3 s sp3 ओवरलैपिंग, इसको आप कह सकते हो। डन। ठीक है साहब। हां, अब इसके बाद और समझो आप, अब इसके बाद कहानी को और समझो। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एटम्स इन ए प्लेन कितने हैं?
एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम हो? जब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देखो टेट्राहेड्रल में क्या होता है ना, ये किस तरह की ज्योमेट्री आप ऐसे समझो, ये बोरोन हाइड्रोजन बोरोन ये तीनों एक प्लेन में प्रेजेंट है। बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन, ये तीनों एक एक प्लेन में प्रेजेंट है। ये वाला जो एक हाइड्रोजन है वो प्लेन से बाहर की तरफ है, ऐसे ये जो बॉन्ड है ना ऐसे बन रहा है ऐसे, और ये वाला जो हाइड्रोजन है प्लेन के अंदर की तरफ है। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, ऐसे कह सकता हूं। परपेंडिकुलर मतलब उस प्लेन में नहीं है, एक बाहर है एक अंदर है। और सर ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम्स जो हैं, अगर इस बोर्ड को प्लेन मान लो तो ये 6 एटम इसी प्लेन में है। एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर है, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है, तो मैक्सिमम एटम्स इन प्लेन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यस, मेरी बात समझ में आ रही? मेरे हिसाब से यहां तक कहानी एकदम बढ़िया ढंग से क्लियर है। वेरी गुड। और समझते हैं और क्या क्वेश्चन इस पे आ सकता है। अच्छा, ये जो बॉन्ड है 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बॉन्ड है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है? आप लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की सख्त कमी है। यहां देखो सख्त कमी है, 3 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है बेचारे, है ना। तो इस ब्रिज बॉन्ड को कुछ लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड भी कह देते हैं, है ना। तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड भी आप लोग इसको कह सकते हो। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है, समझ में कहानी एकदम बढ़िया ढंग से आ रही है। यस, बहुत बढ़िया। अब कुछ और चीजें हैं ना, अभी इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे इसका, काफी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी, क्योंकि इस वाली स्ट्रक्चर में अगर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर ली ना, तो फिर जो बाकी मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं ना, वो एकदम मक्खन हो जाएंगे आपके लिए, एकदम आप धड़ाधड़ उनको 5 मिनट में सारी एग्जांपल्स खत्म कर दोगे, है ना। इसी वजह से एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है। और यही वाला है एक्चुअली, अगर आप देखोगे ना तो सिलेबस में भी यही वाला है आपके, है ना। ये काफी B2H6 की स्ट्रक्चर आप लोगों ने ग्रुप 13 एलिमेंट्स में पढ़ा होगा, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, आइए वापस बनाते हैं। हाँ, ये वाला जो एंगल है ये है θ1, ये वाला एंगल ले लेता हूं θ2। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किस में ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ज्यादा है या फिर 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ज्यादा है? तुम ही बता दो यार, मैं तो क्या ही बताऊं, खुद ही बता दो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से बॉन्ड में ज्यादा है, 3C2 इलेक्ट्रॉन में या फिर 2C2 इलेक्ट्रॉन में? नहीं नहीं, तुम ही बता दो। अरे बोलना यार दादा। यस, किस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? अरे भाई दिखती सी बात है सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड है। 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत कम डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की। 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, तो सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा है। अगर 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो मैं ऐसे कह सकता हूं 2C2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, 3C2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे। कह सकता हूं क्या? बताओ ना यार दादा। अगर इन दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करना चाहिए, यहां पर ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे को कम रिपेल करने चाहिए। तो अगर ये ज्यादा रिपेल करेंगे तो ये वाला एंगल ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यस, बॉन्ड एंगल कौन सा ज्यादा होगा? सर θ1 की वैल्यू θ2 से ज्यादा होगी। यस, डन। आइए और देखते हैं चीजें। सर ऐसी कितनी चीजें हैं? खूब सारी है भैया, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। सारी देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। B2H6 को तो हम लोग उधेड़ देंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। आओ, मैं बात करने जा रहा हूं यहां बॉन्ड लेंथ की, है ना। किसकी बात करने जा रहा हूं? बॉन्ड लेंथ की। कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ के बारे में, है ना। बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक तो ब्रिज बॉन्ड वाली बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इसकी बात हो रही है, और एक बोरोन हाइड्रोजन टर्मिनल वाला, है ना, जो टर्मिनल वाले हैं, है ना। टर्मिनल मतलब ये वाले ब्रिज हाइड्रो BH बॉन्ड। आप मुझे बताइए कौन सा BH बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? और बॉन्ड लेंथ अगर आपको पता लग जाए तो आप मुझे बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी बता देना, है ना। आप मुझे बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी बता देना, कौन सी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है किसकी? बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड वाला या फिर बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड टर्मिनल वाला?
बताइए। आप कहोगे सर देखो सिंपल सी बात है, ये वाले बॉन्ड जो है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, एटम्स के बीच में अट्रैक्शन कम होगा। यस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए ना, बड़ा लंबा बॉन्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी है इसमें। यस, तो ये तो दिख ही रहा है भाई, ब्रिज बॉन्ड जो होगा वो टर्मिनल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा लेंथ रखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड एनर्जी, अब सर अगर इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं। एक और झटका लगा है ना, एक और झटका लगा। यहां पर जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होता है। यस, उसी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होगा यार? देखो ना यार, सीधी सी बात है, आप ऐसे समझो, ये वाला अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है, ब्रिज बॉन्ड अगर आपको तोड़ना है तो बॉन्ड को दो साइड से तोड़ना पड़ेगा, मानते हो? ब्रिज बॉन्ड को तोड़ना है तो दो साइड से तोड़ना पड़ेगा, टर्मिनल एटम को तोड़ना है एक ही जगह से तोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर दो साइड से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, आपकी मेहनत बढ़ गई है। यस, कह सकता हूं मैं, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और रीजन समझो, इस ब्रिज बॉन्ड में, इस ब्रिज बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कितने न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं? 3 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहां पर जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ 2 ही न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा? आप लोग बोलोगे ब्रिज बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स पे। और जब वहां अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ब्रिज बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो टर्मिनल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। बताइए, क्लियर है क्या मेरी बात? क्या आपको ये वाली बात आपके कानों तक पहुंची है क्या? नहीं, बता दो, पहुंच गई ना? यस, तो बस अगर कानों तक पहुंच गई तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें लेकिन बहुत काम की चीजें आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भाई ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये कितने टाइप का होता है। अगर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करें, हम लोग किसकी बात करें? इसकी टाइप्स की, तो जनरली इस बॉन्ड को आप 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड और कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड, है ना। अगर 2 एटम के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू तीसरा एटम जुड़ता है ना, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड कौन बनाता है? जनरली आपको हाइड्रोजन बनाता हुआ दिखेगा और एल्काइल ग्रुप्स फॉर्म्ड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है ना, ये जनरली कौन बनाता है? जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी ना B2H6, अरे भाई B2H6 हमने देखा था ना, वैसे ही Al2H6 भी हो सकता है। यस, ये जो हाइड्रोजन बीच में आ रहा है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे भी एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको, Al2CH3 है ना, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड बनने वाला है। और एक आता है कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड में आपको फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने जरूरी है ना। जिनके पास लोन पेयर होता है ना, जनरली वो ये वाला ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल है आपके हेलोजेंस, है ना। आपको ज्यादातर हेलोजेंस ही देखने को मिलेंगे क्योंकि हेलोजेंस के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बताइए। यस यस यस, कोई परेशानी? यहां पर एग्जाम्पल दूंगा मैं, जैसे Be2Cl4 क्लोरीन के थ्रू ब्रिज बॉन्ड होगा। Al2Cl6 क्लोरीन के थ्रू ब्रिज बॉन्ड बनेगा। ये क्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है ना, लोन पेयर है क्लोरीन के पास। और क्या हो सकता है? और भी हो सकते हैं क्या? यहां B2H6 लिख दिया, Be2H4 भी लिख सकते हो इस केस में, है ना। और भी ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें I2Cl6 ये भी लिख सकते हो। तो यहां पर सब जगह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। यस 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 यस, बताइए। ये कैटेगरी मैंने डिवाइड कर दी
अगर आपको हेलोजन दिख जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच ब्रिज बॉन्ड, जिसको आप कोऑर्डिनेट ब्रिज भी बॉन्ड भी बोल रहे हो। और अगर ऐसा कोई हाइड्रोजन मिथाइल दिखे तो वो कैसा होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड वाली कैटेगरी में आएगा। आप बोलोगे सर अब तो एग्जाम्पल आने तो धड़ाधड़, तब मजा आएगा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं Be2H4। ठीक है जनाब, दिख ही रहा आपको, जनाब देखो ये सर किसका डाइमर है, BeH2 ट्वाइस है सर, ये है सर डाइमर ऑफ BeH2। बेरिलियम का हाइड्राइड है, उसका डाइमर है, एक बेरिलियम का हाइड्राइड BeH2 ऐसे लिखा है, यहां पर मैंने एक और BeH2 ऐसे लिखा है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था। कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा बे, है ना, कोऑर्डिनेट नहीं बनेगा। ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर गया, ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर गया, और आपका बन गया BeH2। यस, ये बन गया बेटा BeH2 का होल ट्वाइस। अगर मैं आपसे इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, आप लोग बोलोगे सर 3 बॉन्ड बना रहा है sp2। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं sp2। यस, दिख रहा है ब्रिज बॉन्ड सर, इन दोनों के बीच बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यस, ये रहा सर 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये क्या है 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। और अगर इस ओवरलैपिंग की बात करो तो इसका sp2 हाइड्रोजन का s और बेरिलियम का sp2 sp2 होगा, है ना। और ये कैसा होगा दिखने में, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो सर ये प्लेनर होगा। कैसा होगा, प्लेनर होगा। मेरी बात समझ में आई क्या, बोलो, ये कैसा होगा दादा, प्लेनर होगा। अब इसी में एक और एग्जांपल देखो, मान लो आपसे कोई कह दे, क्या कह दे हमसे कोई कह दे सर BeH2 होल n, सर ये तो पॉलीमर है, ये क्या है, n मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, पॉलीमर ऑफ BeH2, ये क्या है BeH2 का पॉलीमर है। ठीक है, डन। कैसे बना है सर ये दिखने में, आओ देख लेते हैं। तो अब इसमें बहुत सारे H आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है यार, अब तो बना ही लोगे यार तुम। ये बेरिलियम H बेरिलियम H एक और बेरिलियम H एक और H बेरिलियम, ऐसे चलता जाएगा, है ना, ऐसे चलता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। दिस इज योर BeH2n। अगर मैं आपसे पूछूं इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो तुम लोग भाग के बोलोगे सर बेरिलियम 3 बॉन्ड बना रहा है, और जब 3 बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और अगर sp3 होगा तो सर ये कभी भी प्लेनर नहीं रह पाएगा। दिस इज नॉन प्लेनर। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कैसा है दादा, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री रखता है। क्लियर है ना। और यहां पर अगर इस बनाना बॉन्ड की बात करोगे, 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा sp3 ओवरलैपिंग, है ना। तो ये तो आप लोग कर सकते हो यार, इसमें तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको होने वाली नहीं है। बताइए, डन है, यहां तक डन है ना। चलो आओ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। Al2CH3 होल 6, ये भी मैं आपको बता रहा था, है ना। सर ये डाइमर है, सर किसका डाइमर है भैया, ये डाइमर है AlCH3 होल ट्वाइस, इसका डाइमर है ना, इसका डाइमर है। ठीक है सर, कैसे बना है आओ देखते हैं। एल्यूमिनियम CH3, ये रहा CH3, सर एक CH3 ये रहा, वैसे ही एक और एल्यूमिनियम CH3 और एक और CH3 ये रहा। हुआ क्या हुआ, वही हुआ जो मंजूरे खुदा हुआ, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत बनाओ यार, है ना। चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं बनाया हमने। अगर ऐसा है तो ये ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, जल्दी से बताइए एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, जल्दी बताइए भाई। देखो मिथाइल है ना, मिथाइल भी है ना 4 बॉन्ड बना रहा है, मिथाइल ब्रिज बॉन्ड में आ गया, CH3 ब्रिज बॉन्ड में आ गया। तो फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, सर ये क्या कमाल कर दिया आपने कार्बन को 5 बॉन्ड कैसे बनवा दिए। बेटा 5 बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड 4 ही बना रहा है, ब्रिज बॉन्ड है ये वाला, है ना। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यस एल्यूमिनियम का, और sp3 है, इसका मतलब ये ज्योमेट्री कैसी है, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। कैसा दादा, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। यस, क्लियर है डन। आगे चले, है ना। ये भी 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, कैसा है 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं।
अगला एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, Be2Cl4। Be2Cl4 ये क्या है सर? ये भी सर ऐसा लग रहा है डाइमर हो जैसे, किसका सर? ये डाइमर लग रहा है BeCl2 का। BeCl2 को दो बार आपने जोड़ दिया सर, ये BeCl2 का डाइमर लग रहा है सर। मैं बोलूंगा यार कैसे बना, कैसे होगा? बोलो देखो सर, BeCl2 की शक्ल दिखने में ऐसी होती है सर। ये देखिए, ये है हमारा BeCl2। सर ये देखो, क्लोरीन के पास है लोन पेयर, इसके पास भी तीन तीन लोन पेयर। बेरिलियम इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा थ्रू लोन पेयर, ये इसके साथ जुड़ जाएगा थ्रू लोन पेयर। अरे सर बन गया ब्रिज बॉन्ड, बन गया ब्रिज बॉन्ड। लेकिन बेटा ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है। कैसा है? कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, ये कैसा है? कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है। बात समझ में आ गई क्या? और इस केस में जो बेरिलियम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। यस, और अगर sp2 है, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? प्लेनर हो जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ चुके हो, है ना? बताइए बताइए, क्या आप लोग मेरी बात समझ चुके हो? जल्दी बताइए। यस, ओके। ये गैसियस फेज में होता है इस तरह से, है ना? और इसका पॉलीमर होता है पॉलीमर, BeCl2n। BeCl2n ये है पॉलीमर। ये तो हो गया डाइमर, ये गैसियस स्टेट में है। पॉलीमर आपका सॉलिड स्टेट में होता है ना? इसकी अगर आप शक्ल देखोगे ना तो Cl Cl Be, Cl Cl Be, Cl Cl Be, है ना? ये तो चलता जाएगा ना यार अब ऐसे बहुत। अब तो तुम समझ चुके हो यार, समझ चुके हो। ये वाला बॉन्ड सर कोऑर्डिनेट, ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है सर, है ना? कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है। और यहां पर सर इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन है सर sp3। चार बॉन्ड बना रहा है सर, चार बॉन्ड बना रहा है। और sp3 इसका मतलब ये कैसन होगा? नॉन प्लेनर होगा। कैसन होगा भाई? नॉन प्लेनर होगा। बात समझ गए आप लोग? बताओ बताओ, है ना? अच्छा, अब मैं एक छोटी सी गलतफहमी आप लोगों की और मिटा देता हूं। देखो, ये वाला बॉन्ड अलग है, यहां ये वाला बॉन्ड अलग है। ब्रिज बॉन्ड, ये वाला पूरा बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड नहीं बोलूंगा मैं। जैसे यहां पर इस पूरे बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड कह रहा था, लेकिन यहां पर ये पूरा बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड नहीं है बेटा, सिर्फ ये वाला है। अच्छा सर, यही वाला है क्या? और क्या? देखो, दो एटम इसी बॉन्ड के थ्रू तो जुड़ रहे हैं, है ना? तो ब्रिज बॉन्ड इस पूरे को मत बोल देना, ये वाला ब्रिज बॉन्ड है। और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। यस, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। कितने एटम के बीच? दो एटम के बीच। तो ये है 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है इसमें भी देखो कितने एटम है? दो एटम। और कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कैसा है? 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको भी क्या बोलोगे आप लोग? 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है? यस, हां। अगर यहां से लेके यहां तक इसकी बात करो तो इसमें तीन एटम है और चार इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है ना? ऑल राइट, तो ये हो गया BeCl2n। हो, और एग्जांपल दें क्या? आइए Al2Cl6 लिख देते हैं। Al2Cl6 लिख देते हैं। सर ना इसमें भी मुझे फील आ रही है सर। क्या? कि सर ऐसा लग रहा है ये डाइमर है सर। किसका डाइमर है सर? किसका डाइमर है भाई? देख ले चल एक बार, है ना? डाइमर ऑफ AlCl3 का है ना? AlCl3 का डाइमर है सर। देखिए, देख लेते देख लेते। ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा Cl। यस, ये रहा एल्यूमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। सर देखो ना यार, दिख ही रहा है। तो चिक चिक के कह रहा है मेरे पास लोन पेयर कोऑर्डिनेट करूंगा, मेरे पास लोन पेयर कोऑर्डिनेट करूंगा। बन गया ब्रिज बॉन्ड, खत्म कहानी। बताओ, है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार। यहां पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, यहां पर भी sp3 है। इसका मतलब ये नॉन प्लेनर है। कैसा है? नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। यस, नॉन प्लेनर है। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलो 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 बोलो, क्लियर है क्या मेरी बात? आगे चले, आगे चले। अरे बताइए, और भी देखिएगा एग्जाम्पल। चलो लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अंतिम अंतिम एग्जाम्पल, अंतिम एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं। ओहो, ये वाला चाहिए था अपने को।
हाँ, अंतिम एग्जाम्पल है किसका, I2Cl6 का। अच्छा, अगर मान लो इसमें आपसे कोई पूछे कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, क्या बोलोगे? पोलर है या नॉन पोलर है, क्या बोलोगे? एक बार सोच के देखो, Al2Cl6 पोलर है या फिर नॉन पोलर है? अगर आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछे, क्या जवाब दोगे आप उसको? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताओ भाई। ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है, क्या जवाब दोगे उसको? क्या बोलोगे? हो गया? अरे सर देखो ना, ये नॉन पोलर ही होगा सर। नॉन पोलर कैसे होगा? देखो, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, दोनों के इफेक्ट को ऊपर नीचे। यस, और यहां पर क्या होगा, ये 120, ये वाला 120, ये इधर वाला पार्ट, ये इधर वाला पार्ट इस वाले को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है ना? तो ये अपने आप में कैसी ज्योमेट्री है, एक नॉन पोलर ज्योमेट्री है, ठीक है। हाँ, आ जाओ इधर देख लो, I2Cl6, मतलब इसमें क्या ही बताना है यार, अब तुम समझ चुके हो, है ना? अब तुम्हें समझदार हो तुम। I है, Cl है, Cl है, Cl है ना? ये डाइमर है किसका? उसी का जिसका आप लोग सोच रहे हो, ICl3 का। ये रहा Cl। सर इसके पास एक लोन पेयर है सर, दिलवा दो भाई कोऑर्डिनेट से। सर इसके पास भी एक लोन पेयर है सर, दिलवा दो भाई कोऑर्डिनेट से। खत्म, है ना? सर आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो क्या इसका? हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो क्या? कर लोगे क्या हाइब्रिडाइजेशन? देख लेना ना, है ना? चलो ठीक है, आगे चलेंगे फिर। हाइब्रिडाइजेशन देख लेना ना। सर आयोडीन के पास दो लोन पेयर है सर, दो लोन पेयर है सर। आयोडीन के पास दो लोन पेयर है, 4 बॉन्ड बना रहा है सर, sp3d2 होगा, है ना? तो ये इस तरह के ये एग्जांपल्स है बेटा ब्रिज बॉन्ड के, है ना? बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए हैं, है ना? जनरली इतनों की जरूरत पड़ेगी, इतना समझ लिया ना तो फिर तो बस बेड़ा पार है तुम्हारा। इतना समझ लिया ना, इतना अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम्हारा बेड़ा पार है एकदम। जे मेंस 2019 का क्वेश्चन देख लो, द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2H6। मैं कह रहा था B2H6 पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था ना। तो 2C2 इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 थे। और 3C2 कितने थे? 2 थे। 4 2 4 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 4 2 4 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यस, आगे चलिए। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जेईई एडवांस 2017 का है। एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, इसी वजह से थोड़ा दिमाग लगाइएगा अपना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। AlCH3 होल थ्राइस हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है। Al2 इसकी डायमेरिक स्ट्रक्चर कौन सी है? Al2CH3 होल 6, है ना? अभी हम लोगों ने बात कराई था सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 इसमें ऐसा होता है। यस, अच्छा और देखो, हाँ ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं। AlCl3 हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर, है ना? AlCl3 जो है बेटा, वो उसके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब Al2Cl6 में। ना जी ना जी, ये सर 3 सेंटर क्यों बनाएगा? ये नहीं बनाता सर, यहाँ तो कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड होता है ना। यहाँ क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड आता है। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। अरे भैया BH3 मतलब B2H6, इसकी डायमेरिक स्ट्रक्चर कौन सी होती है बेटा? B2H6 होती है, और B2H6 में तो होता ही है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। 2 स्टेटमेंट तो हमने पता लगा लिए। यस, A और D, और C स्टेटमेंट गलत है। आइए बी की बात करते हैं। द लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल ही सही बात है। यस, यहां पर देखो, यहां पर ब्रिज वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है ना? यहां पर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है? आप ये मत सोचना कि भाई BCl3 में तो बैक बॉन्डिंग हो गई है ना? तो इसकी तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी कब? जब सारे एटम्स में ब्रिज बॉन्ड हो रहा हो ना, सब जगह सारे कंपाउंड्स में ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है, तब आप कंपेयर करोगे ना, तब आप कंपेयर करोगे लुईस से, लेकिन उससे बैक बॉन्डिंग से। लेकिन यहां पर क्या है, BCl3 में बैक बॉन्डिंग है, AlCl3 में नहीं है। दोनों की साइज में डिफरेंस है। यस, दोनों की साइज में डिफरेंस है, दोनों की साइज में डिफरेंस है। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बोरोन, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है एल्यूमिनियम। यहां पर बैक बॉन्डिंग है, यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं। तो अब इफेक्ट आपको इसका नहीं देखना है,
है ना, बैक बॉन्डिंग वाला इफेक्ट नहीं देखना है, चेक नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब नॉर्मल इफेक्ट लेना है, बोरोन की साइज छोटी है, इस पे +3 यूनिट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एज सच कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और इसी के साथ हमारा ब्रिज बॉन्ड का जो टॉपिक है वो भी होता है खत्म, हमारा ब्रिज बॉन्ड भी होता है खत्म। यस, हमारा ब्रिज बॉन्ड भी होता है खत्म। अब देखो, हमारे पास दिक्कत है, हमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है सर कि अगला जो टॉपिक है वो हमें स्टार्ट करना है कौन सा? सर अगला जो टॉपिक है वो हमें स्टार्ट करना है ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको दुनिया MOT के नाम से जानती है ना। हमें नेक्स्ट टॉपिक MOT स्टार्ट करना है और MOT में लगेगा टाइम, ठीक है। और उसको हम लोग इस क्लास में पूरा कर नहीं पाएंगे, है ना। एक में वैसे भी ये पूरा होगा नहीं, अभी वैसे 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है, 1.25 घंटा हो ही चुका है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि इसको, और क्योंकि बस जस्ट मॉर्निंग में ही क्लास है, आप लोगों को रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलेगा, ढंग से पढ़ भी नहीं पाओगे, अभी लेक्चर भी देखना है, नोट्स भी बनाने हैं, है ना। तो इस वजह से ये वाले जो सेशन है मैं ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रख रहा हूँ, है ना। ये इतना ही सेशन रख रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैं अगले ही सेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ। मेरे हिसाब से कहानी ठीक है, यस, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना, है ना, है ना, है ना। तो ये वाला सेशन बेटा छोटा ही सेशन है, ऑलराइट। इसकी कमी किसी और सेशन में पूरी कर ली जाएगी, है ना। किसी और सेशन में इसकी कमी पूरी कर लेंगे। हमने बैक बॉन्डिंग खत्म कर दिया है, हमने ब्रिज बॉन्ड भी आज खत्म कर दिया है। अब बहुत कुछ ज्यादा बचा नहीं है इस चैप्टर में, है ना। जैसे मैं बात करूं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो बचा है, उसकी हम लोग बात करेंगे। और फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है फजान्स रूल, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, और फिर उसके बाद आपका वेन डर वाल्स फोर्सेस है ना। तो ये टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में बचे हुए हैं। ड्रैगोज रूल और बेंट्स रूल है, उसकी मैं आपको अलग से सेशन दूंगा, उसका अलग से क्लास देंगे, वो हम लोगों ने अभी तक बात नहीं करी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के बारे में भी, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि ये जो वीक है, इस वीक में ये सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब मुझे ऐसी फील आ रही है कि हम लोग इस वीक में इन सारे चैप्टर्स को, इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है ना। तो बिना किसी डिले के, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो हो सकता है मैं अगले संडे को आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, है ना, एक रिकॉर्डेड सेशन दे दूं संडे को, लेकिन वो तभी दूंगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब उसकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत नहीं है आपको नहीं देंगे, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश ही है कि अगले जो 5 सेशंस हैं उसमें इन सारे टॉपिक्स को खत्म कर दिया जाए। बहुत आसान से, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, मेरे हिसाब से इतनी दिक्कत आएगी नहीं इन टॉपिक्स में, ठीक है। चलो फिर आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। होमवर्क क्या है? आज आपको क्लास में तो कोई होमवर्क दिया नहीं है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, DPP के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। और इसके अलावा आप लोग अपनी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मॉड्यूल में आप लोग जाइए एक्सरसाइज 1 पे, ठीक है। और एक्सरसाइज 1 में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, यस, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। उन टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपको अगर कहीं पर बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ब्रिज बॉन्ड के क्वेश्चन सॉल्व करें, और आप लोग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। और क्या है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, और क्या दादा? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसके भी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डन। तो फिर चलिए जनाब, आज के सेशन में हम लोग करते हैं विराम, लेते हैं यहीं पर। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में कल सुबह एक बार फिर। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।